नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ललित सिंघल है। मैं गाज़ियाबाद में आई सर्जन हूँ और जैसे कि बहुत कॉमन एक क्वेरीज आती है मेरे पास में, या बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मोतियाबिंद के बाद कौन सा लेंस बढ़ाना चाहिए और क्या क्या टेक्निक उसमें अवेलेबल हैं। मोतियाबिंद जैसे मैंने बताया है कि आँख का लेंस एक, फिर से मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा एक छोटे से उसमें, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, कि इस तरीके से एक पुतली दी हुई है ऊपर वाले ने हमें, और ये आँख का एक तरीके का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब ये जो लेंस होता है ये नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है इसकी ट्रांसपेरेंसी कम होनी शुरू हो जाती है। इसके जो फाइबर्स हैं वो आपस में कोएगुलेट करके उसका वाइटनेस आनी शुरू हो जाती है, और इसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसिन इसमें कोई काम करती नहीं है। चश्मे का नंबर हम लोग फ्रीक्वेंट चेंज करा के थोड़े बहुत समय के लिए अब काम चला सकते हैं, बट फाइनल जो ट्रीटमेंट है वो इसे रिप्लेस करना ही है। अब अगर हम लोग इसे रिप्लेस करते हैं तो क्या क्या लेंसेज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू जो है हम इसे इम्प्लांट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने इस लेंस को हटाया और एक प्रकार के आर्टिफिशियल लेंसेज होते हैं, इनको हम लोगों ने यहाँ फिट कर दिया। अब इसका मेन पर्पस जो लेंस का होता है, सामने से जो विज़न आ रहा होता है वो कॉर्निया के थ्रू पास ऑन होगा, इस लेंस के थ्रू चैनलाइज होके रेटिना पे फोकस होता है। जब हम यंग होते हैं तो एक मांसपेशी होती है सर्कुलरली 360 डिग्री, उसको वो आगे पीछे करके अकोमोडेट करके फोकस कर रही होती है, तो एक फोकसिंग की तरह काम करती है। वो फोकस करती है जैसे कि हमारा कैमरा फोकस करता है, उसका जो शटर काम करता है, इसी प्रकार से इस लेंस के आसपास एक मांसपेशी होती है जो जूम इन जूम आउट करके उस लेंस को हम लोगों के रेटिना पे यहाँ चीज़ें फोकस करती है। बट एज के साथ साथ वो मांसपेशी भी वीक पड़ जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है, और उसके जो कम्युनिकेशन पावर है, जो उसका काम करने का पावर है, वो वीक हो जाता है। 40 साल के बाद में हमें नज़दीक की ज़रूरत पड़ती है चश्मे की, और उसके बाद में फिर उसका काम कम होना शुरू हो जाता है। जब हम मोतियाबिंद हटाते हैं तो अगेन, क्योंकि अब वो मांसपेशी नहीं काम कर रही है, हमें इस तरीके का लेंस इम्प्लांट करना है जो सभी जगह हमें दिखाए, दूर का भी, पास का भी, नज़दीक का भी। तो इसी तरीके से कुछ लेंसेज हैं जो हम लोग इम्प्लांट करके ये सारा चीज़ कर सकते हैं। और ये अभी भी एक इवॉल्विंग साइंस है, मतलब हम लोगों के पास में बहुत सारी नए नए इक्विपमेंट्स आ गए, टेक्नोलॉजीज आ गए। आज की तारीख में जिस प्रकार से मोबाइल फ़ोन की बाहर आई हुई है कि अलग अलग जनरेशन्स के मोबाइल फ़ोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, इसी तरीके से जो है लेंसेज कंपनीज़ ने भी बहुत सारी R&D लेंस को बनाने में और अलग तरीके के डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बनाने में की हुई है। अब इसमें मोटा मोटा आपको मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि अभी आप कभी चश्मे का नंबर लेने जाते हो तो वहाँ पर आपको ऑप्टिशियन, चश्मे वाला, इन 3-4 चीज़ों के उसमें नंबर देता है। एक चीज़ लिखी होती है स्फेरिकल, SPH, एक होता है सिलेंड्रिकल नंबर। सिलेंड्रिकल नंबर कुछ एक्सेस के साथ में आता है, उसकी एक्सेस मेंशन होती है। फिर आपका विज़न, कि इस चश्मे को लगा के आपका विज़न कितना बन रहा है, और अगर आप 40 साल से ऊपर हो तो आपको उसमें रीडिंग का नंबर भी ऐड ऑन किया होता है। रीडिंग का नंबर मतलब बाईफोकल ग्लासेस या प्रोग्रेसिव ग्लासेस जो नीचे से कटे हुए होते हैं, या प्रोग्रेसिव जो एक कंटिन्यूएशन में होते हैं जिसमें दूर और पास का दोनों डिफरेंट तरीके का चश्मा। तो हमारे आँख के अंदर 4 प्रकार की विकृतियाँ होती हैं, 4 प्रकार की रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया स्फेरिकल नंबर हम लोग जो देते हैं, उसे मायोपिया और हाइपरोपिया, 2 टेक्निक होती हैं, 2 तरीके के रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, मायोपिया और हाइपरोपिया। तो उनके लिए तो स्फेरिकल नंबर दिया जाता है। तीसरी रिफ्रैक्टिव एरर होता है एस्टिग्मेटिज्म, जिसके लिए हम लोग सिलेंड्रिकल पावर एडवाइस करते हैं। और चौथा होता है रीडिंग प्रेसबायोपिया, जिसको हम लोगों को 40 साल के बाद होता है, जब हमारा अकोमोडेशन पुअर होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद हमें रीडिंग नंबर भी दिया जाता है। तो ओवरऑल 4 तरीके के रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं आई के अंदर, और हम लोग जब लेंस डालते हैं, जब मोतियाबिंद करते हैं ऑपरेट, हम लोग इन चारों तरीके के रिफ्रैक्टिव एरर्स को ख़त्म कर सकते हैं। सो लेंसेज आ गए हैं मार्केट में जो हम लोग रूटीन में इम्प्लांट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चारों तरीके के रिफ्रैक्टिव एरर्स को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरर है वो है स्फेरिकल नंबर। स्फेरिकल नंबर जो होता है वो आपको बहुत ब्लरी दिखाएगा, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो। अगर माइनस का नंबर होता है शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें आपको दूर का बहुत धुंधला दिखता है, नज़दीक में बहुत अच्छा दिखता है आपको। और हाइपरोपिया उल्टा होता है, जिसमें आपको जो है दूर का अच्छा दिखता है, नज़दीक में आपको ब्लरी होता है। तो इधर यू आर हाइपरोपिक और मायोपिक, तो इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं स्फेरिकल नंबर से। इसी प्रकार से जब हम लोग आँख के अंदर एक लेंस डालते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं मोनोफोकल लेंसेज। मोनोफोकल लेंसेज का मतलब एक फोकस, वो आपका स्फेरिकल नंबर करेक्ट कर सकता है, आपका हाइपरोपिया या मायोपिया करेक्ट कर सकता है। अब अगर किसी बंदे का
ऑपरेशन के टाइम पर 4 या 5 नंबर है माइनस में और मैं उसका एक स्फेरिकल नंबर डाल के उसे करेक्ट कर देता हूँ, तो एटलीस्ट उसका दूर का नंबर सही हो जाएगा। बट बाकी 3 चीज़ें जैसे एस्टिग्मेटिज्म और पेरेस्बायोपिया नज़दीक का नंबर, उसके लिए उसे चश्मा लगाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक विकृति, एक रिफ्रैक्टिव एरर हमने एक लेंस डाल के ख़त्म कर दिया। और मोनो जैसे नाम से होता है, इसमें एक प्रकार का लेंस होता है जिसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं स्फेरिकल नंबर को। तो ये मोनोफोकल लेंसेज होते हैं। मोनोफोकल लेंसेज के साथ में हम लोग एक दूसरी, अगर सपोजली किसी को एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, जो लेंस इस तरीके से दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारी है फिट, बट ये जो कॉर्निया है हमारी, ये एक नॉर्मल कर्वेचर के साथ में आती है। अगर ये रेगुलर है, एक कर्वेचर इसका जो है वो पूरा यूनिफॉर्म है, तो ये नॉन एस्टिग्मेटिज्म आई होगी, नॉन एस्टिग्मेटिक आई होगी और इसको सिर्फ स्फेरिकल नंबर से हम लोग पूरा विज़न करेक्ट कर सकते हैं। बट कुछ कॉर्नियाज इस तरीके से नहीं होती, वो थोड़ी सी प्रोट्रूडेड होती हैं, इस तरीके से बाहर निकली हुई, या एक पर्टिकुलर एक्सिस में उसका वो बाहर आ गया, इसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। कॉर्निया को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ इसके एस्टिग्मेटिज्म को हम लोग तब ये लेंस रिप्लेस कर रहे होते हैं तो उसमें टोरिक लेंस डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आप किसी बंदे को, मैंने बताया आपको 4 रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, मायोपिया, हाइपरोपिया, तो मायोपिया हाइपरोपिया को हम लोग मोनोफोकल लेंसेज से करेक्ट करते हैं। बट अगर एस्टिग्मेटिज्म भी साथ में है तो इसी मोनोफोकल लेंस में हम लोग एस्टिग्मेटिज्म वाला जो कंपोनेंट है, सिलेंड्रिकल नंबर, हम लोग एक पर्टिकुलर एक्सिस पे अगर आँख के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं तो उसे भी करेक्ट करते हैं। उसका मतलब वो मोनोफोकल टोरिक हो गया। मोनोफोकल टोरिक लेंस से हम लोग इधर हाइपरोपिक और मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म भी करेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आउट ऑफ 4 रिफ्रैक्टिव एरर्स 3 रिफ्रैक्टिव एरर ठीक कर दिए एक लेंस के साथ में, जो मोनोफोकल टोरिक हो गया। बट क्या मिस हो गया, क्या छूट गया? रीडिंग नंबर। तो आपको लोग, अगर आप मोनोफोकल टोरिक लेंस पढ़ाते हो, आपको अच्छा खासा एस्टिग्मेटिज्म है, यहाँ पर सिलिंड्रिकल नंबर है, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर हम लोग आँख के अंदर लेंस फिक्स करेंगे और आपका ये 2 ऊपर वाले कंपोनेंट खत्म कर देंगे। इसका मतलब आप ग्लासेस फ्री हो गए दूर के लिए, बट आपको रीडिंग का नंबर रह गया बस। रीडिंग के लिए मतलब पढ़ने लिखने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। अगर आप चश्मा भी उतरवाना चाहते हो और हम लोग ये चारों चीज़ें एक ही लेंस के अंदर कवर करना चाहते हैं, तो कुछ लेंसेज आते हैं जो 3 टेक्निक हैं जो अभी बहुत पॉपुलर हैं। उसमें कुछ टेक्निक आती हैं, जैसे ये डॉफ लेंसेज हैं। ये डॉफ लेंस में एक सेंट्रल रिंग होगी जिसमें ये बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं जो हर जगह के उसको कवर करते हैं, और ये डॉफ लेंसेज होते हैं। इसी को टोरिक फॉर्म में हम लोग बना के इम्प्लांट कर देने से हम लोगों ने उसमें मायोपिया, हाइपरोपिया जो भी है पेशेंट का वो क्रिएट किया, एस्टिग्मेटिज्म सही कर दिया और काफ़ी हद तक रीडिंग भी कवर कर दिया। ये लेंसेज में एक लिमिटेशन होती है कि बहुत फाइन रीडिंग के लिए थोड़ा बहुत नंबर लगाना पड़ सकता है, बट मैक्सिमम जो है वो नंबर आपको हट जाते हैं और आप ग्लासेस फ्री हो जाते हो। आपके सारे रिफ्रैक्टिव एरर्स एक लेंस के इम्प्लांट करने से हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी जो टेक्निक है जो इस सेगमेंट में पॉपुलर है, वो ऐसे मल्टीफोकल लेंसेज। आप देख सकते हो उसमें, इस लेंस में बहुत सारी मल्टीपल रिंग्स हैं। अब ये कुछ रिंग्स जो हैं वो दूर के लिए रोशनी को देती हैं, कुछ बीच का कवर करती हैं, कुछ नज़दीक के लिए आपको हेल्प करती हैं। तो ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो आपकी आँख का विज़न है उसका कुछ रिंग्स यहाँ पर फोकस करेंगी, कुछ यहाँ पर, और जब भी आपको सपोजली पढ़ना है तो कुछ रिंग्स एक्टिव हो जाएंगी, दूर देखना है तो दूसरी रिंग्स का काम करेंगे, और बीच के लिए अलग ग्रुप ऑफ रिंग्स हैं जो काम करते हैं। तो ये ट्राईफोकल लेंसेज होते हैं। अगेन ट्राईफोकल लेंसेज से हम लोग चारों रिफ्रैक्टिव एरर्स हम लोग कवर कर सकते हैं। अगर पेशेंट पहले मायोपिक था, एप्रोपिक था, एस्टिग्मेटिज्म था, टोरिक ट्राईफोकल अगर हम लोग डाल देते हैं तो हम लोग ये सारी चीज़ें ख़त्म करके और उसको हम लोग ग्लासेस फ्री बना सकते हैं। इसी सेगमेंट में एक और टेक्नोलॉजी आई है, इसमें भी, इसे भी डॉफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, बट एक कंपनी है जिसने इसको इस तरीके से कुछ डिज़ाइन किया। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको कोई रिंग्स नहीं दिखेंगे, और इसके बिना भी हम लोग इस लेंस के अंदर मटेरियल में चेंजेस किए गए हैं, जिसके कारण से ये लेंस सारे डिस्टेंसेस पे काम करता है, दूर के लिए भी, बीच के लिए भी, नज़दीक के लिए भी। और ये क्लोज टू नेचुरल लेंस है, जैसे हमारा जो नेचुरल लेंस होता है वो भी इसी तरीके से होता है, उसमें कोई रिंग्स या कोई डिमार्केशंस नहीं होते। तो सारा R&D, सारा कंपनीज़ का फोकस है वो ये कि क्लोज टू नेचुरल लेंस कैसे डेवलप किया जाए, जिसमें कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर ना हो और वो सारे आई की विकृतियों को कवर करे, आई के रिफ्रैक्टिव एरर्स को कवर करे। और इसी उसमें हर साल कुछ न कुछ कंपनीज़ नए नए लेंसेज ला रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो पहले से बेटर आ रही हैं, पहले से उम्दा आ रही हैं और पहले से सेफ़ आ रही हैं। तो अभी मेरे को 15 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए। 15 साल में, पिछले 5 सालों में मैंने देखा कि
बहुत सारी नई नई कंपनीज़ नए नए तरीके के लेंसेज ला रहे हैं जो क्लोज टू नेचुरल लेंसेज हैं। और अगर इसी तरीके से हम लोग इस फील्ड में डेवलपमेंट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग एक नेचुरल लेंस, ऑलमोस्ट नेचुरल लेंस डेवलप कर लेंगे। और जैसे आप 10, 12, 15 साल की एज में विज़न रखते थे, वो विज़न जो है हम लोग 40, 50 साल के बाद भी प्रोवाइड करा पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं लेंस से रिलेटेड, अब आपको कौन सा लेंस सेलेक्ट करना है, क्योंकि इतना सारे लेंसेज हैं, आपको कौन सा लेंस, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, थोड़ी महंगी होती हैं। जिस प्रकार से नया आईफोन, आप आईफोन 16 के बाद 17 आएगा, 18, तो नए आईफोन्स जब भी लॉन्च होते हैं तो वो थोड़े महंगे होते हैं। विद टाइम उनकी टेक्नोलॉजीज थोड़ी सी उससे बेटर कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उनके प्राइसेस थोड़े से नीचे आ जाते हैं। इसी प्रकार से आई के लेंसेज भी होते हैं कि वो हर साल कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, और जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं वो थोड़ी सी महंगी होती हैं स्टार्टिंग में। बट आँख एक ऐसा लेंस है, आँख एक ऐसा कैमरा है कि उससे महंगा कुछ भी नहीं। लोग मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, वो 1-2 साल में ख़राब होते हैं, बट आँख के अंदर जो लेंस पड़ता है वो लाइफ लॉन्ग आपका काम करने वाला है, लाइफ लॉन्ग साथ देने वाला है। तो जो भी टेक्नोलॉजी आपकी आई के हिसाब से मैच करे, बेस्ट सूट करे, तो मेरे ख्याल से वो करानी चाहिए। दूसरा इसमें ये भी है कि हर आई के लिए हर लेंस सूटेबल नहीं होता। उसके लिए हम लोग कुछ चेकअप करते हैं, और वो चेकअप अगर हमें बताते हैं कि ये आँख इस सपोज लिए अगर किसी पेशेंट को चश्मा बिल्कुल ही नहीं लगाना और सर डायबिटीज़ है, उसके पर्दे पर जो है वो डायबिटीज़ का भी असर है, तो मैं अगर सिर्फ मल्टीफोकल्स या बहुत एडवांस लेंसेज एडवाइस करूँगा, अभी तो उसके रेटिना इतना ताकतवर नहीं है कि वो उन लेंसेज के मुताबिक काम कर पाए या देख पाए। तो इसलिए हर पेशेंट हर लेंसेज के लिए सूटेबल नहीं होता। ये फाइनल डिसीजन आपके आई डॉक्टर का होता है, आई सर्जन का होता है कि कौन सा लेंस आपको सूट करेगा। बट मोटा मोटा आपको एक इस वीडियो से ये आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं और मैं किन किन टेक्नोलॉजीज़ के साथ में अपने आप को मैच कर सकता हूँ और वो ऑप्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा आपको कब कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना चाहिए, एक मिथ और ये होता है कि लोग गर्मियों और सर्दियों के चक्कर में पड़े रहते हैं कि गर्मियों में नहीं कराना चाहिए, सर्दियों में कराना चाहिए। ये एक पुराना ट्रेडिशन था जब हम लोग बड़े चीरे वाले ऑपरेशन करते थे, इंजेक्शन पट्टी लगाते थे आँख के अंदर, जिसमें रिकवरी में काफ़ी टाइम लगता था। बहुत पसीना अगर आ गया, आँख के अंदर चला गया तो इन्फेक्शन का खतरा भी रहता था। बट अभी इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। अभी हम लोग कोई इंजेक्शन पट्टी नहीं लगाते, 5-7 मिनट का ऑपरेशन आप उसी आँख से तुरंत देखते हो जा सकते हो। तो पहली चीज़, गर्मी सर्दी का कोई रोल नहीं रह गया, आप किसी भी मौसम में करा सकते हो। मैंने आपको बताया कि आपका लेंस, आपका जो है कुछ चेकअप्स और होंगे, उसके बाद ही फिर आपको फाइनल कंक्लूजन मिलता है कि ये लेंसेज आपकी आई में बेस्ट सूट करेंगे और वो आप करा सकते हैं। लेंसेज की वाइड वैरायटी ऑफ रेंज अवेलेबल है, आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक दूसरा मिथ होता है कि मोतबिन पकने पे कराना चाहिए। मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। उसका रीज़न क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा कोई भी बीमारी बढ़ जाती है और उसको उस स्टेज पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है, रिकवरी में भी टाइम लगता है, और वो उस तरीके से नहीं बिहेव करता है। इस तरीके के रिज़ल्ट्स, जितनी जल्दी हमें रिकवरी चाहिए, रिज़ल्ट्स हमें चाहिए, उस तरीके के रिज़ल्ट्स आने में टाइम लग जाता है। तो एक बीमारी को एक लेवल पर अगर आपको मालूम पड़ गया, आज आपका मोतियाबिंद है, आप अपने डॉक्टर से उसकी सलाह के अनुसार जब तक वो टाइम बताए आप उसे करा लीजिए। और ये बहुत क्विक प्रोसीजर है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिकवरी में। दिस इज समथिंग रिलेटेड विद विजन। आप जितना उसे मैच्योर करते जाओगे उतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में आएगा, और कॉम्प्लिकेशंस कभी भी हो सकते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी भी होते हैं कॉम्प्लिकेशंस। सो इट्स बेटर नॉट टू गेट इट मैच्योर, बहुत ज़्यादा पकाने नहीं मोतियाबिंद को, और आपको टाइमली उसे एक सही वक्त पर, अगर आपको जब सिम्टम्स हैं, जब प्रॉब्लम्स हैं, तभी उसे करा लेनी चाहिए। तीसरा, कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे कुछ प्रोफेशंस होते हैं, कोई आर्टिस्ट है, कोई फाइन वर्क वाले बंदे हैं, या किसी को नाइट ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करना है, तो अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन या पर्टिकुलर हॉबी रखते हैं, और वो ज़रूर डिस्कस कर लेने चाहिए, क्योंकि कुछ लेंसेज ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली उसी तरीके से डिज़ाइंड हैं या बने हुए हैं। कुछ लोगों को जैसे आउटडोर बहुत ज़्यादा है, जिनको हाइकिंग, ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें, आउटडोर कैंपिंग, इन सब में बहुत ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं जिनको कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करना है, इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें, हॉबीज़ या जो भी आपका प्रोफेशन है या जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, वेयर यू आर स्पेंडिंग एंटायर डे, ये सब आपको एक बार डिस्कस कर लेने चाहिए अपने डॉक्टर के साथ या अपने काउंसलर के साथ में, बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ आई सर्जरी या एनी काइंड ऑफ आई इम्प्लांट। सबसे लास्ट में ये है कि आपका जो है, कोई भी अगर आपको डायबिटीज़ और कोई भी और इलनेस साथ में है तो वो आपको डेफिनेटली कंट्रोल रखनी है, क्योंकि आँख के मोतियाबिंद से हम लोग हटा के बस लेंस को रिप्लेस कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि हमारा पर्दे पे कुछ और असर नहीं आएगा, डायबिटीज़ का भी असर खत्म हो जाएगा। वो सब कुछ नहीं है, और भी बीमारियाँ आँख को अंदर हो सकती हैं। तो आपको और भी कोई अगर मेटाबॉलिक कोई कंडीशन है, थायराइड है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको एनीमिया है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, ताकि पर्दे पर, आपके रेटिना पर या आपका जो विज़न आया है वो
डिटेट नहीं करें बाद में। इस वीडियो में इतने दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इसी तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी से जो है वो अवगत कराता रहूँगा, मैं आपको बताता रहूँगा। और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।